Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tasmin Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस विद फुल कंप्लीट डिटेल कोर्स के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस पेपर्स। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए, उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। सो भाई, विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ मोशन। चैप्टर मोशन का असर्शन रीजन वाला पार्ट आज हम लोग कवर करेंगे स्टूडेंट्स, एंड आई मेक श्योर इसको करने के बाद आपके इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा असर्शन रीजन में। आइए भाई, चलिए। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है असर्शन का मतलब होता है कोई भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, और रीजन उसका कारण। जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा कि आप सबसे पहले असर्शन पढ़ेंगे, असर्शन के बाद आप बिकॉज लगाएंगे, एंड बिकॉज लगाने के बाद आप क्या करेंगे, रीजन को पढ़ेंगे। क्योंकि एक तर्क, आपको स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आप क्यों दे रहे हैं उसको, ये आपका रीजन हो जाना चाहिए। देखो, असर्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी में बी जीरो When distance traveled by it is not zero। ये बोल रहे हैं कि किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इज नॉट जीरो। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो सकता है। देखो, मान लो, इमेजिन करो कि यहां पर कोई एक बॉडी थी ए, डन, और ये यहां से ए से बी पॉइंट पर आई। अब इसने क्या करा, मान लीजिए यहां से कुछ एक्स डिस्टेंस कवर कर आई। तो अब जब ये x डिस्टेंस यहाँ पे कवर करके आई, तो मान लो ये वापस से b से a पॉइंट पर आ गई, कुछ x डिस्टेंस कवर करके। तो मैम हम ये बोल सकते हैं इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसने x यहां से कवर किया, x वहां से कवर किया, तो मैम इसका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2x, x प्लस x 2x। यस मैम, बट इसके अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं जरा, अगर मैं इस केस में स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट निकालूंगी तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मैम, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है अगर आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को जब आप मिलाएंगे, वो जो लेंथ होगी वो आपकी क्या कहलाएगी स्टूडेंट, वो आपकी कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाएगी स्टूडेंट, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, एंड बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इस केस में हो जाएगा जीरो। तो अब आप लगाएंगे बिकॉज, अब आप बिकॉज लगाएंगे, because the displacement is the longer distance between initial and final position। displacement जो होती है स्टूडेंट, वो आपकी शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है, मतलब जितना छोटा आप कर सकते हैं। जब भी तो हम लोग इनिशियल से फाइनल पॉइंट को मिलाते हैं, इसलिए तो मिलाते हैं। हाँ, तो दिस रीजन इज रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन ट्रू होगा यहाँ पे आपका, बट रीजन आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स हो जाएगा। ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द स्पीडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल्स मेजर्स द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑटोमोबाइल। स्पीडोमीटर एक डिवाइस होती है स्टूडेंट्स, आपको पता है, मैंने आपको 2 डिवाइसेस पढ़ाई थी, स्पीडोमीटर एंड ऑडोमीटर। ऑडोमीटर क्या कवर करता है मैम, डिस्टेंस बताता है कि कितना डिस्टेंस कवर किया है किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी व्हीकल ने या फिर ऑब्जेक्ट हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्पीडोमीटर आपको बताता है क्या, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में आपको स्पीडोमीटर बताता है, ना कि एवरेज स्पीड के बारे में। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है द स्पीड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। इट मीन्स कि मान लीजिए आपके पास ये ग्राफ है, डन। अब मैं आपसे ये बोलूं कि यहां पर आपकी ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो ये आपका स्लोप स्पीड के बारे में बताएगा। हाँ, ये आपके स्पीड के बारे में बताने वाला है, ये आपकी स्पीड के बारे में बताएगा। तो बेसिकली आपकी स्पीड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी है, किसी पर्टिकुलर टाइम पर कितनी है, वो कौन बताता है आपको, वो बताता है स्पीडोमीटर। कौन बताता है स्टूडेंट्स, स्पीडोमीटर बताता है। वो आपको एवरेज स्पीड नहीं बताता, एवरेज स्पीड तो टोटल डिस्टेंस बाय टाइम होता है, वो नहीं बताता वो आपको। ये आपको क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आपकी स्पीड कितनी है। तो ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा गलत, बिकॉज ऑफ द एवरेज स्पीड। नेक्स्ट आते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू द टोटल डिस्प्लेसमेंट पर टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है स्टूडेंट, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम।
करेक्ट बात है मैम, स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम के इक्वल। तो मतलब मैम असर्शन रॉन्ग है बट रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन विल बी डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो असर्शन कह रहा है द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हैव सेम वैल्यू इन अ यूनिफॉर्म मोशन। देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है मैम टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये होता है हमारा क्या? ये होता है हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी हमारा ये होता है, बट हमारा एवरेज वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं होता। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी ऐसे ही जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है द वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम। आप जब किसी वेलोसिटी को एक पर्टिकुलर टाइम पर कैलकुलेट करें तो आप उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? इंस्टेंट। मान लो मैं आपसे बोलूँ 10 सेकंड में बताओ कितनी वेलोसिटी है, 10 सेकंड वाले टाइम पे। समझ गया? एवरेज का मतलब क्या होता है? आपने टोटल बताइए कि टोटल मतलब ये आएगी निकल के। तो ये बोल रहे हैं हैव सेम वैल्यू इन यूनिफॉर्म मोशन, कि इन दोनों की वैल्यू जो होती है यूनिफॉर्म मोशन में सेम होती है। देखो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है? एवरेज वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का इतना, वेलोसिटी बाय टाइम। यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका v जो है, आपका जो v है वो कांस्टेंट रहता है। v कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि आपका टाइम तो बढ़ रहा है बट वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही है। डन। तो अगर आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो देखो एक बात बताओ, मैंने क्या बताया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है मैम? किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर अगर आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो, तो मान लो मैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहती हूँ, तो देखना जरा, यहाँ पे मान लो मैं इस पॉइंट पे कैलकुलेट करूंगी यहाँ पे, और मान लो मैं इस पॉइंट पे कैलकुलेट करूंगी, क्या दोनों इक्वल नहीं आएंगी? बिल्कुल इक्वल आएंगी। तो स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि उनकी सेम वैल्यूज होती हैं, तो असर्शन तो हो जाएगा मैम बिल्कुल करेक्ट। अब बट ये यूनिफॉर्म में होता है, इसे नॉन यूनिफॉर्म में मत करके आ जाना, ठीक है? अब आते हैं बिकॉज इन यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली। क्योंकि हम ये देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डन? यस मैम। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पर। असर्शन क्या कह रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बोल रहे हैं कि एक मूविंग बॉडी का एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। ऐसा कुछ पढ़ाया है? नहीं मैम, आपने हमें बताया था कि एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और कैन बी नेगेटिव। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन द एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, एंड इफ द ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में आना चाह रही है तो देन द एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। तो मैम ये तो गलत हो गया। फिर बोलते हैं बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये तो बात सही है कि भैया एक्सेलरेशन जो है किसी भी मूविंग बॉडी का वो उसकी वेलोसिटी का चेंज है उसके टाइम के रिस्पेक्ट में। तो रीजन तो सही है बट असर्शन रॉन्ग है ना। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स एंड द ऑप्शन विल बी आपका क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट आपका असर्शन पे। असर्शन है आपका एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर द अपोजिट डायरेक्शंस ड्यूरिंग रिटार्डेशन। ओके, ये बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन और जो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है रिटार्डेशन के टाइम पे, फॉर श्योर। क्योंकि रिटार्डेशन होता है स्टूडेंट अपोजिट टू द मूविंग, मतलब अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट। बिकॉज एक्सेलरेशन इज गिवन एज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। देखो ये बात कर रहे हैं इसके बारे में, है ना, और यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्योंकि आपको पता है भाई एक्सेलरेशन इज बेसिकली अपोजिट रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज बेसिकली इन द अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? अ डिस्टेंस जो एक मोशन की तरफ ही कवर हुई है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका क्या होता है? वेलोसिटी का चेंज होता है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। असर्शन द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, यहाँ पे पोजीशन है और यहाँ पर टाइम है। इन वन डायमेंशन ऑफ ए बॉडी कैन हैव अ नेगेटिव स्लोप। ओके, ये बोल रहे हैं कि इसका नेगेटिव स्लोप है, ऐसे मतलब नेगेटिव ऐसे नीचे की तरफ कोई होगा। स्लोप अगर ऐसे है तो नेगेटिव है, स्लोप अगर ऐसे है तो पॉजिटिव है। बिकॉज व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी हैज अ नेगेटिव स्लोप। स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट बात है। देखो पोजीशन इज बेसिकली, पोजीशन क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि मैम बंदे की स्पीड चेंज हो रही है। देखो मान लो मैं यहाँ थी, अब मान लो मैं चल रही हूँ, मेरी कुछ स्पीड है, कुछ मेरी स्पीड है। तो बेसिकली अब मान लो आप कार में बैठे हो, तो कार में जब आप बैठे हुए हो तो उस टाइम पे आप बैठे हो आराम से,
बट अगर विद रिस्पेक्ट टू कार अगर हम पोजीशन देखें तो आपकी पोजीशन चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द कार। हाँ, मान लो पहले वो बहुत तेज आगे चली गई, फिर वो रुक गई वहाँ पे जाके। तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट कि स्पीड अगर गिरेगी बॉडी की टाइम के साथ साथ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ भी आपको नेगेटिव मिलेगा। कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। ये दोनों ही बातें सही हैं और ये दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सही बात है। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आते हैं असर्शन। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये बोल रहे हैं कि जो आपका पोजीशन टाइम ग्राफ है, यहाँ पे पोजीशन है, यहाँ पर टाइम है, तो ये बोल रहे हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का पैरेलल होता है। मतलब जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है कि वो चेंज नहीं कर रही है, मतलब उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। मान लो यहाँ पर 5 सेकेंड कुछ टाइम था, यहाँ पे 10 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में भी वो इसी पोजीशन पर है, ए पोजीशन पर। मान लो वो 10 सेकेंड्स में भी वो मान लो यहाँ पे किस पे आ गई है, एक ही पोजीशन पर रहेगी वो। मतलब कि टाइम तो बढ़ रहा है बट उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। क्या स्टूडेंट? उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ में आपका ये लाइन, आपकी जो लाइन होती है, ये इसके पैरेलल जब ही होती है जब आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो स्टेशनरी फेज में होता है। किस में होता है स्टूडेंट्स? स्टेशनरी फेज में होता है। बिकॉज फॉर अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पोजिशन डज नॉट चेंज विद टाइम, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो आपका पोजीशन तो चेंज होने वाली नहीं है, इसलिए वो कैसा होता है? पैरेलल होता है टू द टाइम एक्सिस। तो आप ऑप्शन क्या हो जाएगा? असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। असर्शन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज द वेक्टर सम ऑफ एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इतना खतरनाक कुछ नहीं है। देखो, अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताऊं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है कुछ। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्या आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल सकते? मैम निकाल सकते हैं। कैसे? कैसे निकालोगे? वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर तुमने एरिया अंडर द कर्व निकाल दिया तो क्या तुम डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकते? बता सकते हैं ना। मान लो ऐसे आपके पास है, तो आप क्या इस ग्राफ के थ्रू इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकते? मैम बता सकते हैं। इस पॉइंट, एक पॉइंट को यहाँ पे इस लाइन पे एक पॉइंट मान लो और वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे, क्या जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लोगे तो यहाँ पर क्या देखोगे? ये जो है, ये एरिया अंडर द कर्व जो है, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली आपका पहला स्टेटमेंट हो जाएगा सही। नेक्स्ट आते हैं बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए, डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि इट गिव्स द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्या होगा स्टूडेंट? इसका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आ गया कि वेक्टर सम ऑफ एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट हमें इसकी हेल्प से इजीली मिल जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट असर्शन। ओके, सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये बोल रहे हैं कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होता है। देखो, एक पॉइंट मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि जो आपका सर्कुलर मोशन होता है, क्या, एक मिनट, जो आपका सर्कुलर मोशन होता है स्टूडेंट, उस सर्कुलर मोशन के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या चीज देखते हैं कि ये आपका सर्कुलर मोशन है, तो हम ये देखते हैं इस सर्कुलर मोशन में स्पीड तो आपकी कांस्टेंट होती है। स्पीड क्या होती है स्टूडेंट्स? आपकी स्पीड तो आपकी कांस्टेंट होती है, बट आपकी वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती वेलोसिटी कांस्टेंट? क्योंकि मैं हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होती रहती है। सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली। तो अगर सर्कुलर मोशन में कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो रही है मैम, तो ऐसे केस में आपका वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट है ना मैम, उसका डायरेक्शन का चेंज हो रही है, तो मैम वेलोसिटी तो कभी जीरो नहीं हो सकती। वेलोसिटी डिपेंड करती है डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड पर। तो मैम देखेंगे अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो ऐसे केस में हम लोग देखेंगे कि आपकी जो बॉडी है वो हमेशा किसी ना किसी एक्सेलरेशन में रहेगी। एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं हो सकता यहाँ पे। तो ये बोल रहे हैं एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है, सही है। फिर बिकॉज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर इज अ नो एक्सेलरेशन, ये गलत स्टेटमेंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, तो असर्शन आपका सही होगा बट रीजन आपका गलत हो जाएगा। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? तो सर्कुलर पाथ में एक्सीलरेटेड मोशन है, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हमेशा रहेगा, कि वेलोसिटी कभी जीरो नहीं हो सकती क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। नेक्स्ट आते हैं असर्शन। हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी इज बेसिकली लाइक उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है बट उसकी डायरेक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। असर्शन है अ बॉडी कैन हैव अ एक्सेलरेशन इवन इफ इट्स स्पीड इज कांस्टेंट। ओके, ये बोल रहे हैं कि एक बॉडी एक्सेलरेशन में होगी, उसकी स्पीड कांस्टेंट हो सकती है। करेक्ट बात है बिल्कुल। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आ जाओ।
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्टूडेंट हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे स्पीड तो कांस्टेंट होती है। मान लो कोई गाड़ी चल रही है किसी सर्कुलर रोड पर, तो मान लो वो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है वो, है ना, वो उसकी स्पीड है, वो कांस्टेंट रह सकती है। बट कभी भी एक्सीलरेशन इसका कांस्टेंट नहीं रह सकता, नेवर कांस्टेंट, क्योंकि वेलोसिटी नहीं हो सकती तो एक्सेलरेशन कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता है। एक्सेलरेशन हमेशा कुछ ना कुछ रहेगा, तो इसका कुछ ना कुछ कांस्टेंट मतलब कि कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हमेशा रहेगा उस बॉडी का, बिकॉज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट बट इट्स वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज। मैंने ये चीज आपको बताई है। और वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है स्टूडेंट्स, टाइम डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, इसलिए वेलोसिटी भी कंटिन्यूअसली आपकी चेंज हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट में एक्वायर एक्सीलरेशन इवन इफ इट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। देखिए मैंने आपको ये चीज अभी बताई कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा एक्सीलरेशन में होगा अगर उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है। विद द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन एन ऑब्जेक्ट कैन एक्वायर एक्सीलरेशन, बिकॉज अब ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर आपका आएगा, इसलिए कांस्टेंट स्पीड होने के बाद भी, भले से गाड़ी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है बट उसकी डायरेक्शन चेंज होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। आप ये चीज बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ए हो जाएगा कि असर्शन रीजन आपका दोनों ही ट्रू हैं और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी जीरो। ओके, ये बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होगा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का वो जीरो हो सकता है इवन इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इज नॉट जीरो, बट डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ये मैंने आपको शुरू में भी एक बात समझाई थी कि मान लीजिए यहां पर आपका जैसे मान लो सर्कुलर मोशन ही ले लो, नहीं सर्कुलर मोशन मतलब ये ऐसे ले लो, चलो सर्कुलर मोशन लो। मान लो यहां से इस बंदे ने शुरू करा था ये पॉइंट से, अब ये चल रहा है ऐसे पार्क में घूम रहा है। मान लो ये एथलीट है और ये पार्क में भागना इसने शुरू कर दिया है, तो ये ए पॉइंट पर आ चुका है। अभी भागता वापस से ए पॉइंट पर चला गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि मैम इनिशियल से फाइनल को जोड़ोगी कहाँ, जब वो सेम ही पोजीशन पे खड़ा है। जब वो सेम ही पोजीशन पर खड़ा है तो इनिशियल से फाइनल को कैसे जोड़ के आप निकालोगे, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होती है वही तो होता है ना डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्टेंस इसकी जरूर होगी। ये जितना भी भागा होगा, मतलब जितना भी इसका क्या होगा टोटल लेंथ होगी इसकी सर्कुलर पाथ की, वो उसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, विच कैन बी कैलकुलेटेड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल इज इक्वल्स टू 2πr। समझ गए? यस मैम, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोर्शन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है बट डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं नहीं हो सकता। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, द ग्राफ बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज पी एंड क्यू। ओके, दो फिजिकल क्वांटिटीज है पी एंड क्यू, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। व्हेन पी क्यू इज कांस्टेंट, जब आपका पी और क्यू कांस्टेंट होगा तो द स्ट्रेट लाइन ग्राफ मीन्स दैट, देखो सिंपल सी बात है कि मान लो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ऐसा मान लो ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो हम ये बोल रहे हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे पी है और यहाँ पे क्यू है, तो मान लो ये इस पॉइंट पर है, यहाँ पर डन, ये इस पॉइंट पर है यहाँ पर, तो हम ये बोल रहे हैं ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब है कि P इज प्रोपोर्शनल टू Q। देखो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी ना तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी। तो देखो आप यहाँ पे अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो ये चीज़ भी बढ़ेगी, ये चीज़ बढ़ रही है तो ये चीज़ भी बढ़ेगी। तो ये बिल्कुल सही बात है कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ में P जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, Q के, इक्वल टू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई Q। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इसमें प्रोपोर्शनल होती हैं चीज़ें, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी अलॉन्ग बढ़ेगी। समझ गया? और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घटेगी। डन, समझ में आ गया? जैसे आप ये वाला देख लो एग्जाम्पल ऐसा, तो ऐसे केस में हम ये देखेंगे कि मैम ये चीज़ तो घट रही है, यहाँ पे मान लो P होता, P तो कम हो रहा है बट मैम Q बढ़ रहा है। डन, समझ में आया? यस मैम। तो ऐसे केस में आपका क्या हो जाएगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के केस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मोशन along a straight path is a line parallel to the time axis। ये बोल रहे हैं कि वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है स्टूडेंट्स वो यूनिफॉर्म मोशन में है, तो ये वाला होगा उसका यूनिफॉर्म मोशन, तो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, करेक्ट, बिकॉज यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेज एज द स्क्वायर ऑफ द टाइम elapsed। ये रॉन्ग हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द टाइम। ये बात तो सही है कि हाँ भैया कांस्टेंट होता है तो आपका ऐसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट पाथ मिलता है आपको, पैरेलल होती है लाइन टाइम एक्सिस के, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम देखते हैं वेलोसिटी आपकी
जो है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग। बट कभी भी वो जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो स्क्वायर ऑफ द टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, असर्शन ट्रू हो जाएगा, बट रीजन आपका हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, असर्शन है द स्पीडोमीटर ऑफ अ कार मेजर द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द कार। यही चीज मैंने आपको बताई थी कि स्पीडोमीटर जो होता है वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है स्टूडेंट्स, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बताता है। तो बेसिकली मैम ये असर्शन तो हो जाएगा सही। एक आया था एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड के बारे में नहीं बताता, ये बताता है इंस्टेंटेनियस स्पीड के एक पर्टिकुलर टाइम पर आपकी क्या स्पीड चल रही है। डन। रीजन एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये सही है, बट ये इसका करेक्ट रीजन थोड़ी है। ये क्या बात होगी कि मैम इंस्टेंटेनियस स्पीड को वो कवर कर रहा है, बट वो एवरेज स्पीड के बारे में कहाँ से बात आ गई। तो एवरेज स्पीड का बात यहाँ पे सही लिखी है कि एवरेज स्पीड जो होता है मैम, तो हमारी एवरेज स्पीड होती है वो होती है हमारी टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है हमारा एवरेज स्पीड, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का कह रहा है असर्शन पढ़ेंगे, एन ऑब्जेक्ट में हैव एक्सीलरेशन इवन इफ इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। वही चीज है, ये चीज आपको बार बार फोकस करा रहे हैं क्योंकि यही चीजों पे गलती होती है आपको क्वेश्चन में, एग्जाम ने यहीं पर ही फंसाते हैं। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज ऑब्जेक्ट में भी मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड बट इट बी चेंजिंग। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज है, अगर किसी के ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज है, कैसा डायरेक्शन का चेंज है, तो स्टूडेंट्स कभी भी उसका एक्सेलरेशन क्या नहीं हो सकता, कांस्टेंट नहीं हो सकता है या जीरो नहीं हो सकता है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 17। मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ। ये बोल रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला जो मोशन होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। करेक्ट, बिकॉज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्टूडेंट देखिए, एक पॉइंट है यहाँ पे कि आप बात कर रहे हैं कि आपका दोनों स्टेटमेंट सही है अपनी जगह पे, बट आप यहाँ पर बात कर रहे थे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो मोशन होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा होगा, ऐसा आपका स्ट्रेट लाइन होने वाला है। बट अब आप नीचे बोल रहे हैं, ये बात सही है, नीचे आप बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो आपकी स्पीड होगी वो किसके इक्वल, एंड इज इक्वल टू द इंस्टेंट। देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब ये वाला ग्राफ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है कि आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो। तो मान लो यहाँ पर टाइम तो बढ़ रहा है, बट मैम हम देख रहे हैं यहाँ पे वेलोसिटी नहीं बढ़ रही। मतलब मान लो मैं इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल दूँ तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। अगर मैंने इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकाल दी और यही एक एवरेज वेलोसिटी भी हो जाएगी। हाँ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हम देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, किसका, एवरेज वेलोसिटी का और किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। बट दिस इज नॉट द रीजन फॉर द, उसका रीजन ये होगा कि वहाँ पे जो मोशन है वो इसलिए यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन मिलता है क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर होती हैं। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18 पे, असर्शन पढ़ते हैं। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, ये बोल रहे हैं कि कोई पार्टिकल है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, देन एवरेज वेलोसिटी फॉर एनी टाइम इंटरवल इज इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो मैंने आपको क्या बताया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है मैम जब हम किसी वेलोसिटी को एक पर्टिकुलर टाइम पर निकाल रहे हैं। क्या, एक पर्टिकुलर टाइम पर निकाल रहे हैं तो वो हमेशा उसके इक्वल ही होगी, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पर निकालने वाला क्या है, देखो आप किसी भी पॉइंट पर निकालना शुरू कर दो, यहाँ से मान लो ऐसा कुछ आपका कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो हम ये देख रहे हैं वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, तो किसी भी पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट पर भी वेलोसिटी निकालोगे तभी भी वही रहेगी, इस पॉइंट पर वेलोसिटी निकालोगे तभी भी वही रहेगी। तो ऐसे केस में आपकी जो वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी, वो किसके इक्वल होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल होती है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट रीजन, बिकॉज इफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज जीरो। ये बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए एवरेज वेलोसिटी जो है स्ट्रेट लाइन पर जीरो है, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट सेम इंस्टेंट विद दिस इंटरवल मस्ट बी जीरो, तो वो भी इक्वल होगी। ये भी स्टेटमेंट सही है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। यहाँ पे ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होने वाला है। ये दोनों स्टेटमेंट आपस में सही है स्टूडेंट। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसका रीजन ये होना चाहिए क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो वेलोसिटी जो हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालते हैं। तो अगर वहाँ पर आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट को कुछ भी मान रखा है, अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है
तो वहां पर आपका क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी, अगर हर पॉइंट पर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैम वो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी और उसके इक्वली हो जाएगी। तो इसका रीजन ये नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19। असर्शन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी आइदर पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखो स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है यहाँ पर ये। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट हैज बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट का ये दोनों ही सही है स्टूडेंट यहाँ पे, कि डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो हो सकता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपका, मैग्नीट्यूड और क्या, डायरेक्शन। जब भी तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, जब भी तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। समझ के वाला पॉइंट आप लोग। लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन स्टूडेंट्स, असर्शन है when the displacement of a body is directly proportional to the square of the time। ओके, ये बोल रहे हैं जब आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो स्क्वायर ऑफ टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। ये चीज़ मैंने आपको बताई भी थी स्टूडेंट कि जब ऐसा केस आपके पास आएगा तो आप यहाँ पे जब सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपका वो जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जाएगी बॉडी। किस में जाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, जिसमें हमने इसकी इनिशियल वेलोसिटी को जीरो माना था। करेक्ट। तो ऐसे केस में हम लोग क्या देखेंगे स्टूडेंट, जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होने वाला है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये, बिकॉज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद टाइम एक्सेस गिव्स एक्सेलरेशन। देखो बात तो सही बोली कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देगा एक्सेलरेशन। ये स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है। बट ये इसका रीजन थोड़ी है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो ऑप्शन विल बी बी। इसी के साथ आपका असर्शन रीजन भी मैंने आपको यहाँ पे करा दिए हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट असर्शन रीजन के रिगार्डिंग है तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसका आंसर कर दूंगी। और स्टूडेंट्स वापस से एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं तो हम आपको 6 से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग CBSE बोर्ड से आते हैं तो हम आपको KG से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स एंड ई नोट्स चाहिए उसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर उसको वहां से इजीली ग्रैब कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। ऐसी धमाकेदार सेशन वो हमारा रहेगा, तो जब तक बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।